हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एजे फिजिक्स। तो आज हम लोग करेंगे जेस्ट के सॉल्यूशन पार्ट 2। कल हम लोगों ने किया था जेस्ट सॉल्यूशन पार्ट 1। ओके, और अब आज हम पार्ट 2 करेंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है अ रोड ऑफ मास एम, अ रोड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल। यहाँ पे आप देखना, ये एक रोड है, ये एल लेंथ का है और इसका मास कितना स्मॉल एम है। is suspended from two massless vertical springs। स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 अवेलेबल है आपके पास में। तो ये पहला स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरा स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ठीक है, आपको लैग्रेंजियन फाइंड आउट करना है और यहाँ पर दिया हुआ है x1 x2 डिस्प्लेसमेंट है दोनों एंड के। ये आपका पहला वाला एंड है, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट एंड ऑफ द रोड और दिस इज द सेकंड एंड ऑफ द रोड, और दोनों ही एंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो दिया हुआ है आपको x1 x2। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखना कि हम जानते हैं कि जितने मास सिस्टम में होते हैं उतनी ही आती है काइनेटिक एनर्जी की टर्म। अब यहाँ पे तो एक सिंगल मास है, सिंगल मास है m, ठीक है ना, और इसी के लिए आएगी काइनेटिक एनर्जी की टर्म। बट यहाँ पे देखना, आपका जो मास m है उसके दो डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं, एक तो x1 भी आ रहा है और एक x2 भी आ रहा है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखा दे रहा इस क्वेश्चन को, आपको दिखेगा नहीं ये क्वेश्चन, आप देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन को आराम से। और अब आप क्वेश्चन देखना और ये डायग्राम देख लो, इसका ऊपर मेरा चित्र आ रहा होगा इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। A rod of mass m and length L is suspended from two massless vertical springs with the spring constant K1 and K2. Find the Lagrangian if x1 and x2 be the displacement from the equilibrium position of two ends। तो यहाँ पे देखो, दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इस मास m का, ये कॉन्टिन्यूस मास है ना, डिस्क्रीट मास नहीं है, कॉन्टिन्यूस मास है। अगर डिस्क्रीट होता तो ये पहले वाले मास का डिस्प्लेसमेंट x1 मान लेते हैं, दूसरे वाले मास का डिस्प्लेसमेंट x2 मान लेते हैं, बट ये कॉन्टिन्यूस है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट लेंगे। इसके सेंटर ऑफ मास मान लीजिए xcm है, तो xcm। अब यहाँ पे जो आपका रोड है वो रोटेट भी कर रहा है। आप देखो, पहले रोड सीधा रखा हुआ था बट डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होने से टिल्ड हो गया वो रोड, इसका मतलब वो रोटेट भी कर रहा है। इसलिए हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की टर्म हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की टर्म दो टर्म आ जाएगी, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने कहा था जितने मासेस हाइट कंटेन करते हैं उतनी ही आती है पोटेंशियल एनर्जी की टर्म। अगर मान लीजिए मैं रेफरेंस एक्सिस ये मान लेता हूँ, मतलब रेफरेंस एक्सिस से ही आपका जो है रोड रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखो मास ने हाइट कंटेन नहीं किया हुआ, केवल डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है, इसलिए केवल स्प्रिंग की वजह से आएगी। तो पहली वाली जो स्प्रिंग है ना, पहली वाली स्प्रिंग ने डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है x1 और इस पर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K1 है ना। तो पहले वाली स्प्रिंग की वजह से जो आएगी टर्म वो आएगी हाफ K1 x1 स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ K1 x1 स्क्वायर। दूसरी वाली स्प्रिंग की आएगी टर्म हाफ, क्योंकि दूसरी वाली स्प्रिंग ने भी डिस्प्लेसमेंट दिया है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ अलग है ना। तो दूसरी वाली स्प्रिंग की वजह से क्या आ जाएगा, हाफ K2 x2 स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कम आएगी ना, वो कंप्लीटली कितनी आएगी, हाफ K1 x1 स्क्वायर प्लस हाफ K2 x2 स्क्वायर। ना हम लोग जानते हैं अब लैग्रेंजियन के बारे में। लैग्रेंजियन क्या होता है, अब तो आपको याद हो ही गया होगा, है ना। लैग्रेंजियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब आपका लैग्रेंजियन जो है, आप क्या कर सकते हो, सिंपली जो आपने ऊपर निकाला है ना दोनों एनर्जी, दोनों का आप क्या कर लो, माइनस कर लो, और क्या। तो मे बी आपको स्क्रीन में थोड़ा देर बाद दिखाई दे, बट फिर भी हम लोग
अभी मैं पूरा लिख दूँ स्टेप, ये कंप्लीट स्टेप लिखने के बाद में आपको दिखाई देगा ये, है ना। तो मैंने केवल क्या किया, काइनेटिक एनर्जी और ये कर दिया, पोटेंशियल को माइनस कर दिया। अब आपको लैग्रेंजियन पूरा दिख जाएगा थोड़ी देर में। अब यहाँ पे ये जो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट आपने लिया है ना, तो यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट XCM लिखना पड़ेगा। वो कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2, क्योंकि दो ही डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आपको ये लेना पड़ेगा इस तरीके से, ना। और जब आप इसका डॉट निकालोगे, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आपको दिखाई दे जाएगा थोड़ी देर को। हाँ, तो मेरी बात सुनो, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट दोनों के डिस्प्लेसमेंट का एक तरह से मीन आ जाएगा, मीन पोजीशन। और जब दोनों ही डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहे हैं, x1 भी चेंज हो रहा है, x2 भी चेंज हो रहा है, तो जब आप डॉट निकालोगे, क्योंकि आपको लैग्रेंजियन में उसका डॉट चाहिए ना, डॉट निकालोगे तो x1 में डॉट भी आएगा और x2 में डॉट भी आएगा, दोनों में ही डॉट आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं। अब आपके पास में ये अगर मान लीजिए आपका रोड रोटेट कर रहा है ना, तो उसके पास में एंगल में चेंज भी आएगा उसके, ऑब्वियस बात है। एंगल में चेंज कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगल में चेंज कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। और हम लोग जानते हैं बखूबी एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी अपॉन लेंथ, ये होता है ना। तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि अगर मान लीजिए एंगल में चेंज आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी में चेंज अपॉन लेंथ, है ना। जैसे आप लोग लिखते हो ना v बराबर आर ओमेगा, आप क्या आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या होता है v अपॉन आर, मतलब कि बराबर लीनियर वेलोसिटी अपॉन लेंथ। ठीक उसी प्रकार से अगर लीनियर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वही आपका कहलाएगा एंगुलर वेलोसिटी में चेंज। अब यहाँ पे लेंथ तो फिक्स है आपका, तो इसको आप लीनियर वेलोसिटी में चेंज किया है, दोनों एंड की जो वेलोसिटी है उनमें चेंज, या फिर आप बोल सकते हो x2 डॉट एक डिस्प्लेसमेंट में चेंज माइनस दूसरे डिस्प्लेसमेंट में चेंज अपॉन l, क्योंकि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है। तो पहले वाले डिस्प्लेसमेंट चेंज, अब आप देखो जो x2 है वो मैंने ऊपर लिया हुआ है, ऊपर लिया हुआ है मतलब कि x2 जो एंड है उसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए v2 ज्यादा है v1 से, तो वो बहुत जल्दी ऊपर पहुंच गया। और ये जो x1 एंड है वो पहुंच नहीं पाया, उसका वेलोसिटी कम है, बट चेंज दोनों एंड में हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लेके चलेंगे। अब यहाँ पे आपके पास में बेसिकली अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी। तो अब आपका रोड जो है इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास एक्सिस से, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रही है ना, आपका रोड जो है रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा, मान लीजिए रोड है आपका, ये रोड जब रोटेट करेगा तो ये ऐसे रोटेट करेगा, लाइक दिस, है ना। ये आपका रोड ऐसे रोटेट करेगा, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास एक्सिस से ये रोटेट करेगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/12। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी आपका रोड सेंटर ऑफ मास एक्सिस से जाने वाली से रोटेट करता है उसके करस्पॉन्डिंग, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I बराबर ml²/2 होता है। ओके, अब ये जितने भी मैंने लिखे हुए हैं, ये जितने भी मैंने लिखे हुए हैं ना, इन सभी को मैं वैल्यू पुट कर दूं, xcm डॉट की वैल्यू पुट करता हूं, थीटा डॉट बराबर ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूं, और आई की वैल्यू पुट कर दूं। ये सारी वैल्यू जब मैं यहाँ पुट कर दूंगा लैग्रेंजियन के अंदर, तो मेरा लैग्रेंजियन क्या आ जाएगा वो देखना आप लोग, ना। यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो लैग्रेंजियन आ जाएगा आपका, अब यहाँ पे हाफ एम में तो कोई चेंज आएगा ही, हाफ एम तो आपका हाफ एम ही रहेगा। अब यहाँ पे एक्स एम है, तो एक्स एम को जब आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, हम लोगों ने निकाला इसका वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्स एम, मतलब x1 डॉट प्लस x2 डॉट अपॉन 2,
ये एक्सीएम का वैल्यू है और एक्सीएम का डॉट का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद में हाफ, फिर है एम एल स्क्वायर अपॉन 2, ये आई का वैल्यू है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और फिर उसके बाद में ओमेगा का वैल्यू कितना है x2 माइनस x1 अपॉन एल, ये हमारे पास इसका वैल्यू है होल स्क्वायर, और यहाँ तो कोई चेंज है ही नहीं, हाफ k1 x1 स्क्वायर माइनस का हाफ k2 x2 स्क्वायर। अब आपको थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन दिख जाएगी जो मैंने लिखी है, मैंने कुछ नहीं किया, जितनी वैल्यूज निकाली है ना वो सारी वैल्यूज पुट कर दी, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक्सीएम का वैल्यू पुट कर दिया, एक्सीएम डॉट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू पुट कर दिया, और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको आप लोग को सिंप्लीफाई करना है, बस ये दो को बाहर निकालना है, ये दो बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा m/8 हो जाएगा, है ना, और ये होल स्क्वायर को ओपन करना है, x1 डॉट प्लस x2 डॉट का होल स्क्वायर जो है ना उसको ओपन करना है, x1 डॉट का स्क्वायर प्लस x2 डॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x1 डॉट x2 डॉट, फिर इधर आपको सोल्व करना है तो एम एल स्क्वायर, अब एल से एल कट जाएगा, आपका एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एम बच जाएगा, बस एम अपॉन कितना हो जाएगा एम अपॉन 24, और ये हो जाएगा सिंपली x1 डॉट का स्क्वायर प्लस x2 डॉट का स्क्वायर माइनस का 2 x1 डॉट x2 डॉट, ठीक है, और माइनस का हाफ k x1 स्क्वायर और माइनस का हाफ k x2 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे x1 डॉट, ये जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इनको आप लोग ऐड कर दो, ऐड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा m अपॉन 6 यहाँ पे हो जाएगा, और ये बच जाएगा सिंप्लीफाई करके आपका x1 डॉट का स्क्वायर प्लस x2 डॉट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x1 डॉट और ये हो जाएगा x2 डॉट, सिंप्लीफाई करने पे सिंपली आपको प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं करना, माइनस का हाफ k x1 स्क्वायर माइनस का हाफ k1 x1 स्क्वायर प्लस k2 x2 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा वाला है ये हमारा, नीचे आता हूँ मैं ऑप्शन नंबर चेक करता हूँ, ओके, सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब ये हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तो इस तरीके से आपको निकालना है, दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A hoop of radius a rotates with a constant angular velocity omega about the vertical axis, ठीक है, a bead of mass m can slide on the hoop, ठीक है, without frictions if g less than omega square a at what angle theta apart from 0 to omega at the bead stationary। देखो वैसे तो ये आपका क्वेश्चन न्यूटोनियन मैकेनिक्स से भी हो जाएगा, बट मैं न्यूटोनियन से ज़्यादा तो प्रिफर करता हूँ आपके लिए लैग्रेंजियन मेथड, तो लैग्रेंजियन मेथड से ये इजीली हो सकता है क्वेश्चन, है ना। अब मैं यहाँ पे देखो आपको समझा दूँ, पहले ये बोल के रही लैंग्वेज, देखिए यहाँ पर है ना, ये डायग्राम थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ, जो डायग्राम उसने दिया हुआ है ना वो डायग्राम को मॉडिफाइड करते हैं हम लोग। एक हुप है जो रेडियस ए का है ना, ये हुप है आपका जो रेडियस ए का है, इस हुप का अगर रेडियस ए है तो मैं एक काम करता हूँ, एक सिलेंडर बनाता हूँ, सिलेंड्रिकल सिस्टम, है ना, एक सिलेंड्रिकल सिस्टम बनाता हूँ मैं, ये आपका हुप आप मान लो, ठीक है, और इस सिलेंडर का रेडियस आप कितना मान लेते हो, इस सिलेंडर का रेडियस आप मान लो ए मान लो, सिलेंडर का मान लीजिए ये एक्सिस है, और यहाँ पर एक जो आपका बीड है मास m का, सरफेस पर एक बीड मान लेता हूँ, और
अब आपको डायग्राम दिख जाएगा, ये सेंटर है, ठीक है। ये आपका बीड मान लेता हूँ मैं स्मॉल एम मास का है, स्मॉल एम मास का एक बीड है जो रोटेट कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो अब ऐसे मान लो ये बीड ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस सिलेंडर का सिस्टम में। सिलेंडर का रेडियस आप लोग मान लो ए है, सिलेंडर का रेडियस मान लो ए है, ठीक है। तो ये जो मोशन है बीड की, इस बीड की मोशन स्फेरिकल सिस्टम में हो रही है और केवल सिंगल मास है, एक ही मास है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी की केवल एक ही टर्म आएगी। सिंगल मास के लिए सिंगल काइनेटिक एनर्जी की टर्म आती है। अब ये जो आपका हुप है ये स्फेरिकल सिस्टम है और बीड स्लाइड कर रहा है इसमें, तो यहाँ पर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो आर डॉट स्क्वायर और आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाइव डॉट स्क्वायर। इतना आपको पता है, ये मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी की टर्म इस तरह से लिखते हैं हम लोग स्फेरिकल सिस्टम में। अब आप देखना है यहाँ पे ये जो फाई होता है वो फाई बनता है जेड एक्सिस से, सॉरी एक्स एक्सिस से। तो ये जो आपका हुप है उसका वेलोसिटी ओमेगा है, मतलब कि अगर हुप रोटेट करेगा, अगर हुप रोटेट करेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है, हुप रोटेट करेगा तो वो 0 से 2 पाई तक रोटेट करेगा, है ना। और हुप का जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा है। आपको दिया हुआ है ना यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कितना है ओमेगा उसका, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, फाई डॉट, और ये कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ये फिक्स है ना। तो फाई डॉट बराबर ओमेगा, ओमेगा इज कांस्टेंट, ये फिक्स है मतलब कांस्टेंट है ना। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ये कांस्टेंट है क्योंकि ये हुप का एंगल चेंज करवा रहा है। अब ये जो बीड का एंगल है, अब बीड आपका रोटेट कर रहा है तो इस बीड का एंगल जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि थीटा चेंज हो रहा है, और वो भी 0 से 2, 0 से पाई आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0 से पाई। और हम लोग जानते हैं थीटा वेरी करता है 0 से लेकर पाई तक, आपका बीड भी 0 से पाई तक ही वेरी करेगा क्योंकि इसका थीटा चेंज होगा। इसका मतलब सिस्टम के अंदर जो है केवल एक ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा, वो होगा थीटा, क्योंकि पूरी मोशन में केवल थीटा ही चेंज हो रहा है। और आप जानते हो कि ये इसका रेडियस भी ए इसने दिया हुआ है, और ये जो ए रेडियस है वो भी फिक्स है, वो भी चेंजेबल नहीं है ना। अब मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये तीनों कोऑर्डिनेट तो हमारे हो गए सही। अब आप लोग जब इसका निकालोगे काइनेटिक एनर्जी, तो मैं लिख देता हूँ आपको कितना हो जाएगा, m/2, ओके। और आपका r तो फिक्स है तो r डॉट बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। r फिक्स है तो r डॉट 0 जाएगा, और r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर और ये फाइन है थीटा डॉट, a स्क्वायर और थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ओमेगा स्क्वायर, आपको दिख जाएगी भी टर्म। तो दिस इज द टर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। m/2 a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ओमेगा स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे आप देखना, लिखना है आपको पोटेंशियल एनर्जी टर्म। अब हम ऐसे मान लेते हैं कि आपका जो ये जो आपका बीड है ये रेफरेंस एक्सिस से नीचे है, मान लो ये रेफरेंस एक्सिस आपकी है, सेंटर से जाती है, ऑब्वियसली बात है, रेफरेंस एक्सिस कहाँ जाएगी, सेंटर से जाएगी। तो ये इसने रेफरेंस एक्सिस से नीचे की तरफ हाइट कंटेन किया हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको निकालना पड़ेगा, है ना। मतलब कि अगर ये मान लूँ मैं आपका m मास वर्टिकल है तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट निकालना है। अगर थीटा ऑब्वियसली थीटा तो ये होता है, अगर थीटा ये है और ये आपका एंगल है तो ये हाइट कितना हो जाएगा, ये जो हाइट है रेफरेंस एक्सिस से कितना हो जाएगा, a cos थीटा। अभी आप इतना निकाल चुके हो, थीटा से चिपका हुआ एक्सिस कहलाता है कोस थीटा वाला, तो जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ है, रेफरेंस एक्सिस से नीचे की तरफ है a cos थीटा, तो आपका b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का mga cos थीटा,
तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का एम जी ए और कोस थीटा हो जाएगा। ओके, नाउ इतना तो हो गया काम। लैग्रेंजियन निकालने के लिए दो चीज़ों की नीड होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का हमारा काम हो गया। अब दोनों को माइनस करता हूँ, नए पेज पे आ जाओ। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, टी माइनस भी होता है, अभी आपको दिख जाएगा थोड़ी देर में। डिकोडिंग सिस्टम ऐसा ही है, इसका इक्वेशन लिखने के बाद आपको दिखाई देगा। ओके, तो लैग्रेंजियन बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो हमारे पास मैंने लिख दी है काइनेटिक एनर्जी, फिर मैंने लिख दी पोटेंशियल एनर्जी, है ना, दोनों लिख दी मैंने, एल माइनस टी। अब यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आप लोग को पता है कितना है, थीटा है केवल। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, थीटा है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी वो भी किसके लिए आएगी, थीटा के लिए आएगी, है ना। तो वो आएगी केवल थीटा के लिए आएगी। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखेंगे थीटा के लिए। अब आपको निकालना तो आता ही है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो थीटा नोट के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बस आप देखते जाओ, ये थीटा नोट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया मैंने, और माइनस का ये थीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा अब आपको। तो थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे पहला आपका साइन स्क्वायर थीटा इसका भी होगा और कोस थीटा इसका भी होगा। तो साइन थीटा का भी होगा और कोस का भी होगा, दोनों का होगा। ठीक है ना, दोनों के रेस्पेक्ट में आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा और कोस थीटा, और प्लस एम जी ए, इसका कितना हो जाएगा, कोस का हो जाएगा साइन थीटा, बराबर 0। तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस लिखा हुआ था, और कोस का कितना होता है, कोस का होता है, ये दोनों मिला के तो हो जाएंगे प्लस। कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करोगे आगे, तो ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर थीटा डबल डॉट माइनस का एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस एम जी ए साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास हम जानते हैं बेसिकली कि थीटा जो है ना, डी थीटा अपॉन डी टी को हम क्या बोलते हैं, थीटा डॉट बोलते हैं। ओके, और ये जो आपका थीटा डॉट है ना, उसकी वैल्यू अवेलेबल है, मतलब कि ये ओमेगा है आपका, वेलोसिटी है इसका, और वेलोसिटी जो है इसका कांस्टेंट है। ये एंगुलर वेलोसिटी मान लो आप, ये कांस्टेंट है आपका। इसका मतलब अगर आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्योंकि आपका जो बीड है वो भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये वेलोसिटी है बीड का, थीटा डॉट, और ये भी एक कांस्टेंट है। एक तरह से आपका ये जो ओमेगा है, सॉरी थीटा डबल डॉट है, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे केवल इतना बच जाएगा, इस माइनस वाली टर्म को उधर भेज दो आरएचएस में, कितना बच जाएगा, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी ए, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ओके, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा। इतना कैंसिल करने के बाद में आपको मिलेगा फाइनली कोस थीटा इज इक्वल टू जी अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर।
तो अब आपको ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन है आपका सही रहेगा, क्योंकि ये जी अपॉन ये आगे हमारे पास थीटा एंगल, तो हमें वही वेलोसिटी वही एंगल निकालना था जब आपका जो है ये स्टेशनरी रहे। देखो क्वेश्चन में देखो, व्हाट द एंगल थीटा अपार्ट फ्रॉम 0 टू पाई, जीरो और पाई को छोड़ के, जीरो और पाई को छोड़ के आपको वो निकालना जब आपका बीड जो है वो बीड स्टेशनरी रहेगा। मतलब ये होता है कि जो जिस एंगल से वो रोटेट कर रहा है ना, वो एंगल का वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। यह दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जीरो होना चाहिए डी थीटा अपॉन डी टी, ये बीड स्टेशनरी में ये होता है, ये अपन ने गलत लिख दिया, डी थीटा डी भी जीरो होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको वो निकालना है जब ये भी क्या रहे जीरो रहे, ये भी जीरो होना चाहिए ना। तो डी थीटा अपॉन डी टी और डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर दोनों जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जीरो लिख दिया मैंने, तो एंगल आपको निकालना था। तो हमने क्या करा कि डी टू थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी जीरो पुट करके और निकाल लिया, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आया, है ना। cos थीटा इज इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए, इस तरीके से ना। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ऑप्शन नंबर सी निकाल लिया हम लोगों ने इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीड ऑफ मास m स्लाइड्स ऑन अ पैराबोलिक वायर डिस्क्राइब्ड बाय z इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये सेम क्वेश्चन आप पढ़ लो और एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो, 17 में आया था ये, और यही क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन, इसका मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना। ये वापस से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, करने की नीड नहीं है इसको। अब मैं आपको एक बार कल वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा दे रहा जो क्वेश्चन नंबर 3 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 और कल वाला क्वेश्चन सेम है। अब मैं आपको शो कर दे रहा, देख लो आप एक बार याद रख लो, z बराबर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको दिया हुआ है ना, यही कल दिया हुआ था। मैं एक बार देखता हूँ, तो ओमेगा पूछा हुआ था। तो हम एक बार ऊपर आते हैं, कल हम सेम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखा दूं एक बार वो क्वेश्चन, ये रहा सेम क्वेश्चन, ये रहा सेम सॉल्यूशन होगा इसका, कोई अलग सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, है ना। आप देख लो, अब बाइक स्टंटमैन, बस ये बाइक स्टंटमैन कर दिया और कुछ नहीं है, बाइक स्टंटमैन कर दिया इसको, सेम वही क्वेश्चन है। और ए यहाँ पे दिया हुआ है, आर आपको 2 दिया हुआ है, बस ए को 2 से रिप्लेस करना है। यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ था, यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए को 2 से रिप्लेस करना है, सेम सॉल्यूशन करना है। अब आपको करने की नीड नहीं है में, और यही सॉल्यूशन करना है। अब देखो यहाँ पे ए बराबर जेड नॉट है, तो यहाँ पे ए बराबर 2 आ जाएगा लास्ट में, ए बराबर 2 है आपके पास में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2g, और जेड नॉट के 2 पुट कर दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4g। कल भी आपसे ओमेगा पूछा हुआ था, आज भी आपसे ओमेगा ही पूछा हुआ है, सेम लैंग्वेज है, बस थोड़ा सा आपको स्टंटमैन की जगह बीट कर दिया, और यहाँ पे कांस्टेंट विदाउट फॉलिंग, तो मेंटेन करना है, स्पीड को मेंटेन करना है ना इसको। तो स्पीड मेंटेन करने के लिए आपसे पूछा हुआ है ओमेगा, वही सेम क्वेश्चन आ जाए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बस एक ही जगह 2 रिप्लेस कर दो, और ओमेगा बराबर अंडर रूट 2g, जेड नॉट बराबर 2 पुट कर देना बस, और कुछ नहीं है। तो वापस से हमारे वाले क्वेश्चन, तो केवल तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे, टाइम बचाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। और मैं नीचे आता हूँ, ये रहा बस। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4g आ जाएगा, सब सेम, क्योंकि हम लोगों ने कल आंसर निकाला था अंडर रूट 2a 2g जेड नॉट, और आज हमारे पास a बराबर जेड नॉट बराबर कितना है, 2 है, इसलिए आंसर आ जाएगा ये। अब हम आज करते हैं अगला वाला क्वेश्चन, ओके। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन 2D, पहले आपको दिया हुआ है 2D में दिया हुआ है, तो बेसिक बात है एक्स और वाई दो हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और इनिशियल कंडीशन दी हुई है,
और आपको एक्स टी माइनस वाई टी निकालना है। सिंपली आपको बाउंड्री कंडीशन दी हुई है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, और इसमें ऑप्शंस नहीं है क्योंकि अब ऑप्शंस कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके जेस्ट में जिसमें ऑप्शंस नहीं दिए होते। तो ये एनएटी है आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एनएटी है। इसको आपको सोल्व करना है एनएटी को, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनानी है दोनों ही कोऑर्डिनेट के लिए। तो मैं आपको हिंट कर देना करना कैसे है। देखो, सॉल्यूशन करने के लिए ये आपका होमवर्क है, मैं आपको थोड़ा हिंट करूंगा। हमारे पास यहाँ पे आप देखना लैग्रेंजियन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, दिए हुए हैं दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। इसलिए दोनों ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या निकालोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना। अब थोड़ा बहुत तो आप भी करना आ जाएगा आपको। तो पहले आप निकालना एक्स के रेस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि पहला जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आपका एक्स है। आप देख लो एक्स के ऊपर डॉट लगा हुआ है और वाई के ऊपर डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों ही क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो पहले आप एक्स के करस्पॉन्डिंग क्या निकालना, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना, ठीक है। और जब आप इसको निकालोगे ना तो आपका आंसर आएगा एम एक्स डबल डॉट प्लस λ/2 एक्स प्लस वाई, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या है, y है। तो जब आप y की करस्पॉन्डिंग निकालोगे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो y के लिए क्या आएगी इक्वेशन ऑफ मोशन, माइनस का डेल्टा एल अपॉन डेल्टा वाई बराबर क्या है 0। तो y के लिए आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन सेम वही का वही है, जो बिहेवियर x का है वही सेम बिहेवियर y का है। तो सेम बिहेवियर की वजह से इक्वेशन ऑफ मोशन भी सेम ही आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस x और y वेरिएबल चेंज आएगी। जहाँ पे x है वहाँ y आ जाएगा, जहाँ y है वहाँ पे x आ जाएगा। तो आप देखना अभी आपको दिख जाएगी, मैंने दोनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी, x के लिए भी लिख दी और y के लिए भी लिख दी, दो इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपको एक्स टी माइनस वाई टी निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन को सोल्व करना है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करना है मुझे कैसे भी करके, और मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक काम करूँ मैं, इक्वेशन नंबर दोनों को माइनस कर दूँ, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं सबस्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सबस्ट्रैक्ट करने पे एक्स डबल डॉट बराबर का वाई डबल डॉट, या फिर आप 1 और 2 कॉमन ले लो, कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अब कंपेयर कर लो चाहे सबसेट कर लो, एक ही बात है, आपको तो मिल जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि आपको एक्स टी निकालना है ना। अब ये क्या चीज़ है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर है ना। तो हम लोग को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दोनों ही तरफ आप लोग को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ऑब्वियसली बात, जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x डॉट डबल डिफरेंशिएशन है, तो एक बार इंटीग्रेट कर दो तो फिर एक बार बच जाएगा ये c1, और यहाँ पर एक बार बच जाएगा तो कितना हो जाएगा c2। डबल डिफरेंशिएशन को एक बार इंटीग्रेट कर दोगे तो सिंगल टाइम डिफरेंशिएट बन जाएगा। अब आप लगाओ बाउंड्री कंडीशन, जो ऊपर दिया हुआ है ना आपको बाउंड्री कंडीशन, एट t इज इक्वल टू 0। अब ये टाइम पर है किसी पर, तो एट t इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली बात है x डॉट 0 पर कितना है, 0 है, बराबर y डॉट 0 पर कितना है, 0 है, ये आपको दिया हुआ है। जब आप इनको अप्लाई करोगे ना दोनों बाउंड्री कंडीशन को, तो आपको ये मिल जाएगा कि 0 t बराबर 0 पर c1 बराबर क्या है, c2 है, t बराबर 0 पर c1 बराबर c2 है। और जैसे आप c1 बराबर c2 पुट करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास में क्या मिलेगा, आपको x डॉट बराबर y डॉट, x डॉट बराबर y डॉट, जैसे आपने ये पुट किया ना c1 बराबर c2, तो आपको मिल जाएगा x डॉट बराबर y डॉट। नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, इसको दोबारा से इंटीग्रेट करो t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए मुझे वापस से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे आप करोगे तो वापस से x प्लस कॉन्स्टेंट बच जाएगा c3, तो c3 और c4 जो है हमारे पास क्या रहेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेंगे। c3 और c4 क्या रहेंगे, इंटीग्रेशन
कांस्टेंट रहेंगे। अब वापस से इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बाउंड्री कंडीशन लगा के हमें। तो आपको बाउंड्री कंडीशन क्या दिया हुआ है, वही दिया हुआ है x0 बराबर 0, x0 बराबर 2 और y0 बराबर 0 दिया हुआ है। ओके, तो आपको यहाँ पे ये चीज गिवन है कि एक बार मैं बाउंड्री कंडीशन देख लूं ऊपर क्या है ताकि मुझे वेरीफाई हो जाए। ओके, x0 बराबर 42 मीटर दिया हुआ है और y0 बराबर 0 दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है ना। तो अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन x0 बराबर कितना दिया हुआ है 42 और y0 बराबर कितना दिया हुआ है, मुझे 0 दिया हुआ है। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो इनिशियल टाइम पर 42 प्लस C3 बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर तो 0 दिया हुआ है तो 0 प्लस C4। ओके, तो यहाँ पे C4 बराबर कितना हो जाएगा 42 प्लस C3, ये आपको मिल जाएगा। ये वैल्यू को आपको ऊपर पुट करना है ना। तो ये जैसे आप पुट करोगे तो x प्लस C3 बराबर प्लस 42 प्लस C3 अब आपका ये आपका आंसर आ गया x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, किसी भी टाइम t पर 42 आ जाएगा। ओके, ये टाइम t पर आपको निकालना था, ये आपका आंसर आ गया। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप था तो आपको NAT था, NAT में केवल आपको आंसर लिखना होता है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे बाउंड्री कंडीशन लगा के तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 42 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका लैग्रेंजियन का सवाल है और इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे जेस्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए 2019 तक के, 20 में कोई कुछ कराया नहीं था। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे कल, जिसमें हम लोग करेंगे गेट के सॉल्यूशन। जो आपके गेट का सॉल्यूशन आया था ना, तो हम लोग गेट के करेंगे कल से, जो लैग्रेंजियन के ऊपर बेस्ड है। गेट का सॉल्यूशन बहुत इजी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी रिकॉर्डिंग ऐप अपडेट कर दूँ और चेंज कर लूँ ताकि आपको ये दिखने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि भाई बाद में लिखा जाता है।